ईरान के खिलाफ युद्ध बेहद बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ईरान में अब कुछ खास बचा नहीं है और ये जंग जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन जमीन पर तस्वीरें इससे बिल्कुल अलग दिख रही हैं, क्योंकि ईरान का इरादा इस युद्ध को जल्दी खत्म करने का नहीं बल्कि लंबा खींचने का बताया जा रहा है, ताकि वो युद्ध के दबाव का इस्तेमाल नेगोशिएशन के टेबल पर फायदा लेने के लिए कर सके। इस बीच एर्दोगान ने भी दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि अगर ईरान के साथ ये युद्ध तुरंत नहीं रुका तो पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में घिर सकता है और इसके नतीजे सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। सबसे बड़ा खतरा अब तेल की सप्लाई पर मंडरा रहा है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब दुनिया के सामने तेल संकट की आशंका भी गहरा चुकी है। इस बीच ईरान ने एक बड़ी चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो दुनिया को $200 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमत के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल मिडल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह का सैन्य या फिर राजनीतिक तनाव सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित करता है। ऐसे में ईरान के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो चुकी है और ऐसे में याद रखिए दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्र रास्ते से गुजरती है और अगर यहाँ से 1 लीटर भी तेल नहीं गुजरा तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगेगा। इसी खतरे को देखते हुए इंडिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। भारत ने तेल कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से करीब 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की अतिरिक्त खरीदी की बुकिंग कर दी है, ताकि अगर मिडल ईस्ट में सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो जाए तो भारत की ऊर्जा जरूरतों पर ज्यादा असर ना पड़े। यानी साफ है, मिडल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये जंग अब तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की भी बन चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में $200 प्रति बैरल तेल के झटके के लिए तैयार है? क्योंकि सवाल कई हैं, लगातार देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में क्या स्थिति बनी हुई है और ऐसे में आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए भी कई चुनौतियां हैं। स्थिति हर एक दिन बदलती हुई नजर आ रही है और आज युद्ध का 12वां दिन है और ऐसे में इस युद्ध की वजह से कई ऐसे मुल्क हैं जिस पे साफ तौर पर यह असर पड़ सकता है। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सूरी, डिफेंस एक्सपर्ट है CA विनोद कुमार, मार्केट एक्सपर्ट है मनन त्रिवेदी, विदेश मामलों के जानकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी। हर एक दिन बदलती तस्वीर हम देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जंग जो है वो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने बोल दिया है कि अगर आप हम पर हमला करते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और इसका असर जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर अब सभी को पड़ेगा। जय हिंद तरन्नम जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। 22 जनवरी इस साल ईरान के विदेश मंत्री अगराची ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान अमेरिका के सारे सैनिक अड्डे जो मिडिल ईस्ट में उन पे हमला वापसी जवाब में देगा। 21 फरवरी को इस साल यानी 7 दिन पहले अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान पे 21 फरवरी को नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड के नीचे एक संस्थान है, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की ट्रंप को, जिसमें साफ लिखा था कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन ट्रंप पे इतना दबाव आ रहा था इप्स्टीन फाइल की वजह से, दूसरा जो अमीर यहूदी लॉबी हैं अमेरिका में, और तीसरा नेतन्याहू से, कि ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था बनस्पत इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करने के लिए। ईरान ने इस दिन की तैयारी 47 साल से की थी। जब 11 फरवरी 1969 को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तभी सत्ताधारियों को पता था एक दिन जरूर आएगा जब ईरान पे अमेरिका और इजराइल ताबड़तोड़ युद्ध करेंगे। तो ये जो पूरी हम प्रक्रिया देख रहे हैं, जिस तरह से ईरान एक बहुत बड़ा पलटवार कर रहा है, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ही अर्थव्यवस्था को नहीं बर्बाद कर दिया या उसमें तबाही ले आए, पूरी दुनिया आज इस चपेट में आ चुकी है। दुनिया का कोई देश, कोई नागरिक नहीं बचा है जो अब महंगाई से जूझ नहीं रहा है।
तो ये जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की बात है कि वो ईरान में रेजिम चेंज करेंगे, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये उनका एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सौड़ी साहब, और ऐसे में आने वाले समय में कुछ हद तक तस्वीरें जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है और ईरान का आखिर मकसद क्या है। मनन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हर एक दिन युद्ध की बदलती तस्वीरें हम देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में हालात और भी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मिडल ईस्ट को रीड्रॉ करने की एक बड़ी कोशिश हो रही है? देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर हम ट्रंप ने पहली या दूसरी बार जाकर ये बातचीत की है एक मीडिया हाउस से, तो उसके बारे में हम देखें तो उन्होंने कहा है कि वी वांट टू एंड दिस वॉर क्विक, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि युद्ध बहुत शीघ्र ही खत्म किया जाएगा। और पूरा विश्व ये देख रहा है कि हार या जीत की बात अब नहीं है युद्ध में। ईरान पूरी तरीके से हार गया है, पर वो सरेंडर नहीं कर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रंप ने अपने टिपिकल काउबॉयशिप और एंटरप्रेन्योरशिप मोड में आकर ये बातचीत बोली है। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा जो इलेक्ट्रिक और पावर सर्किट है ईरान का, उसका खात्मा कर देंगे। पर हम नहीं चाहते कि ईरान के नागरिकों को ज्यादा प्रॉब्लम हो, और क्योंकि उन्हें 25-30 साल लग जाएंगे ईरान को उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए वापस से उस ईवी को वापस से उस इलेक्ट्रिक ग्रिड को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 शब्द यूज किए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी आखिरी स्टेटमेंट में, उनके करंट स्टेटमेंट में ये बात है कि ये एक तरीके से हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को, हमने डेसिमेट कर दिया ईरान को। तो मुझे लगता है कि ईरान भी अब हार मानने को तैयार नहीं है। पर जिस तरीके से ऑयल का जो क्राइसिस पनप रहा है, पेट्रो का क्राइसिस जो पनप रहा है, मुझे लगता है कि आज से 4 दिन पहले हम लोग कह रहे थे, हम लोग मोदी जी की बात भी मान रहे थे, सरकार की बात मान रहे थे कि हम लोगों ने अपने एनर्जी बास्केट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। उसके चलते 1.6% जो ऑयल है, जो एनर्जी सप्लाई है, वो वेनेजुएला से आती है, और 4.2% जो है वो अमेरिका से आती है, और 42 या 44% जो है वो रूस से आती है। तो हम लोग रूस पे पूरी तरीके से अभी भी रिलाय करेंगे, और हम देखें कि पहले की तरह रूस अभी भी हमारी सहायता करने के लिए आया है, जो कि वो इजराइल के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में, और 47, 65 और 71 और 99 के इंडो पाक वॉर के संबंध में वहां पर भी रूस ने हमको सपोर्ट किया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो वॉर है ये वेस्ट एशिया में लिमिटेड नहीं है, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसके वैश्विक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके वैश्विक आफ्टरमाथ हैं। और जिस तरीके से अगर हम बड़ी डोमेस्टिक सिनेरियो की बात करें, बेंगलोर में, दिल्ली में और शहरों की बात मैं जानता हूँ, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो गैस की जो सप्लाई है वो घरों को ही दी जाएगी, और बिजली की तरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, गाजियाबाद में इलेक्ट्रिसिटी आती है, नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कि वहां पर 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बंद रहती है, कुछ अमुक समय पे आती है ताकि नागरिक अपने काम कर सके। वैसे ही गैस पाइपलाइंस के बारे में भी आवंटन किया जाएगा, सप्लाई के बारे में। बिल्कुल 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 मनन जी, और कुल मिलाकर कई सेक्टर पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विनोद रावल जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्थिति हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से बदल रही है। ना एक कदम अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को तैयार है। क्या वाकई लग रहा है कि दुनिया सच में $200 प्रति बैरल के लिए तैयार है? नमस्कार तरुण जी, एंड धन्यवाद मुझे इस डिबेट में लेने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा $200 के लिए क्या दुनिया तैयार है या नहीं। देखिए, बिल्कुल धमकी तो यही दी गई थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था, क्योंकि वो जो 54 किलोमीटर की 54 किलोमीटर की जो एक सी की लाइन है, जहां से पूरा गुजरता है तेल, और जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर 88% इंडिया है। और आज जिस तरह से आज लड़ाई का 13वां दिन, उसको देखते हुए अगर ट्रंप साहब की बात माने तो बिल्कुल जंग जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन ईरान की बात मानते हैं तो कल भी अगर देखते हैं तो ईरान ने अच्छे खासे अटैक्स किए हैं, और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चला तो $200 बैरल
$200 जो पर बैरल है वो बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि उसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। हमारी इकोनॉमी 0.5% जीडीपी सीधी डाउन चली जाती है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि $1 पर बैरल अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो हम पर 15 से 16 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, और अगर $10 बढ़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल हिट होती है उसके साथ। और अगर ये $200 की बात अगर सच होती है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, हालांकि अभी $120 पीक से नीचे गिरा है, और जिस तरह से कल IAEA ने 400 मिलियन जो बैरल है जो अपना रिजर्व है वो रिलीज कर दिया, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। हालांकि भारत उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम यूरोप की डिपेंडेंस कम होती है और हमारी जो है बढ़ती है। जिस तरह से रशिया आज हमें डिस्काउंट पर तेल नहीं दे रहा है, अब हमसे प्रीमियम वसूल रहा है, तो जब ये सारी चीजें देखते हैं, अमेरिका कहता है कि मैं आपको 30 दिन का समय दे रहा हूं, जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये बिल्कुल जंग जो है वो इकोनॉमिक की तरफ भी बढ़ रही है, और इस पर इंडिया पर बहुत बड़ा हिट आता है, और उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो कम होता है, जो कि अराउंड 50% गल्फ कंट्रीज से आता है। तो इन सब चीजों को देखते हैं तो ये $200 बैरल जो है कहीं सच हो सकता है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल इसके लिए तैयार है। उन्होंने एक मैकेनिज्म रेडी किया हुआ है, उसको 45 डेज का रिजर्व्स है, हालांकि 90 चाहिए था, फिर भी हम 45 दिन तक पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बातचीत चल रही है और जिस तरह से माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी इस समस्या का कोई हल होगा, पर बहुत जल्दी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, सब यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो। जिस साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर समझ लीजिए पूर्ण रूप से बिल्कुल ही बंद ईरान की तरफ से किया जाता है, इसका असर हर एक सेक्टर पर जरूर पड़ेगा, जैसा कि मनन जी ने भी जिक्र किया, विनोद जी ने भी जिक्र किया। क्या लगता है नेवल वॉर के लिए अमेरिका और ईरान दोनों तैयार हैं? करण जी, परसों ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई भी कमर्शियल पानी के जहाज को एस्कॉर्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपनी जिम्मेवारी पूरी साफ कर दी है कि वो उसमें नहीं पड़ेंगे, किसी भी कमर्शियल जहाज की वो वहां पे रखवाली के लिए अमेरिकी नौसेना को नहीं भेजेंगे। तो अगर अमेरिकी नौसेना वहां पे कमर्शियल शिपिंग के जहाजों के लिए नहीं जाएगी, तो दुनिया की कोई दूसरी नौसेना तो वहां जा ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नौसेना है चीन के बाद, और अगर कोई ये कार्य कर सकता था तो ये अमेरिकी नौसेना कर सकती थी। तो ये साफ है कि हॉर्मूज में जो हो रहा है उससे डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना पलड़ा पूरा साफ कर लिया है। दूसरी बात है, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, ईरान ने उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। ईरान सिर्फ वहां पे या रूस के या चीन के पानी के जहाजों को जाने दे रहा है, और थोड़े बहुत ग्रीस के, बाकी किसी चौथे देश के किसी पानी के जहाज को वहां से वो पास नहीं होने दे रहा है। यानी एक तौर से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अब ईरान का 100% नियंत्रण है। तीसरी बात है, जहां तक नौसैनिक युद्ध की, जो आपका मूल प्रश्न था, देखिए अगर अमेरिका नौसैनिक युद्ध करता भी है, जो ऑलरेडी कर रहा है, उसने, जैसे अमेरिका के क्लेम है कि उसने ईरान के 64 युद्ध को डुबा दिया है, लेकिन इससे अमेरिका को कुछ खास हासिल तो हो नहीं रहा। आज युद्ध का 13वां दिन है, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट के हर देश में त्राई मचा रखी हुई है, आज सारे मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका से पूछ रहे हैं कि हमने इतने दशकों से तुम्हें अरबों डॉलर दिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही तुम्हारा छाता फट गया। तो आज सारे देशों को भी किल्लत हो रही है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इतना पैसा निवेश था, सारा आस्ता आस्ता दूर हो रहा है। प्लस उनके जितने सिविल इंस्टॉलेशन हैं सारे बंद हो रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। आज ही सवेरे सिटी बैंक ने बोला है कि वो मिडिल ईस्ट में अपने सारे ऑफिस को बंद कर रहा है। यानी ईरान की जो सोची समझी रणनीति है, ये दुनिया के देशों को सबक और सीख लेनी चाहिए कि 47 साल आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद, 47 साल दुनिया में आइसोलेशन रहने के बावजूद, ये देश कैसे दो बड़ी सैनिक शक्तियों के सामने खड़ा है, और उसने अमेरिका और इजराइल को ही नहीं क्षति पहुंचाई है, उसने पूरे दुनिया को एक दिक्कत में लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन तब भी अटूट तरीके से ईरान जवाब दे रहा है। तो जो लोग रोते रहते हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, सोरोस का हाथ, हाय हम ये मर गए, हम वो हो गया, ये सारी बातें सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जिस देश ने अपनी रखवाली करनी होती है, वो आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद, वो दुनिया में अकेला रहने के बावजूद कर सकता है, जैसे ईरान कर।
बिल्कुल, और ऐसे में इसीलिए ईरान जो है अकेली अपनी लड़ाई जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मनन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या ईरान जानबूझकर तेल और शिपिंग को प्रभावित कर रहा है ताकि पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका पर एक दबाव बना सके? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक तरीके का नॉन स्टेट एक्टर को जिस तरीके से ईरान की खोमेनी गवर्नमेंट सपोर्ट करती आई है 1979 के बाद से, भाई अब वही नॉन स्टेट एंटिटी पता नहीं क्यों ईरान भी बनना चाह रहा है। और मैं आपको बड़ी कॉमन सी बात बोलूंगा जो पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं और हम जानते हैं इसके बारे में, कि जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वेस्ट एशिया में, जैसे कि हमास हुआ गाजा में, हिजबुल्ला हुए लेबनान में, हुतीज हुए यमन में, ये लोग हुए वहां पर। उसके अलावा हम देखेंगे कि जिस तरीके से सपोर्ट करने में टर्की और खोमेनी रिजीम ने सपोर्ट किया बशर अल असद को, और अमेरिका ने फिर वहां पर हटवाया, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कोलेटरल डैमेज होती है एक चीज। कोलेटरल डैमेज के बारे में शोर मचाने वाले कंट्रीज, उसमें सबसे आगे ईरान और चीन और टर्की रहा करते थे। और अब ये देखिए, ईरान भी एक तरीके से आक्रांता राष्ट्र का काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन, डेरियस और जरकेस के टाइम का, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी जिस तरीके से वो सिविलियन पॉपुलेशंस को नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहा है, मिसाइल्स के और ड्रोन्स के बारात भेज रहा है, तो उसके द्वारा सपोर्टेड जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, यूनाइटेड नेशंस इनको टेररिस्ट कहती है, सेपरेटिस्ट कहती है, और अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा मखौल उड़ाया जाता है, तो कहा जाता है कि ये जस्ट वॉर है, उदारवाद है और जस्ट कॉज है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि टैंकर उड़ा भी दिए ईरान ने, कि जैसे कि अभी था ही एक टैंकर है मयूरी मैरियन, उसको उड़ाया गया है, जिसमें 38 लोगों को बचा लिया गया है, और 1-2 लोग अभी भी मिसिंग हैं वहां पर, और ऐसे 3-4 इंसिडेंट और हुए पिछले 2 दिनों में। तो मुझे लगता है ईरान जो राष्ट्र होने की कवायद करता था, वो एक तरीके का आक्रांता ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके का नॉन स्टेट एक्टर बन के उभर रहा है। मैं ये अमेरिकी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएन की लिस्ट को देखें, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट को देखें, उनके नियमन को देखें, तो हम पाएंगे कि सबसे बड़ा टेरर स्टेट पाकिस्तान के बाद अगर कोई चलता है तो वो है ईरान। और नेवी की जहां तक बात की, अमेरिका तो पूरी तरीके से नेवी को पंगु बना ही चुका है, एयरफोर्स को पंगु बना ही चुका है ईरान की, क्योंकि एयर सुपीरियोरिटी और मैरीटाइम सुपीरियोरिटी अमेरिका की, जिस दिन जेरार्ड फोर्ड और उनका जो यूएसएस जो आया, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो आया, वो स्थापित कर चुके हैं। तो कोई भी मिलिट्री लेवल पे सामरिक दृष्टि से कोई भी मुकाबला नहीं है। और अब तो एक तरीके से मोटा मोटी बाईलाइन ये है कि वैश्विक तेल संकट के पीछे ईरान का हाथ है, और ईरान कहीं ना कहीं योम किप्पुर वॉर जो हुआ था 1973 में, जिसके चलते 100 गुना प्रतिशत या 200 गुना प्रतिशत वृद्धि हुई थी पर बैरल ऑयल में, वैसी स्थिति लाने का प्रयास कर रहा है, जो कि आएगी नहीं, क्योंकि भारत पूरी तरीके से काउंटर मेजर्स अपने नागरिकों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए ले चुका है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर हर एक सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, जाहिर है कि हिंदुस्तान के जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, और एयरलाइंस के रेट में भी इजाफा हुआ है, टिकट्स बढ़ चुके हैं, महंगे हो चुके हैं, लोगों का सीधा जो असर है उनकी जेब पर पड़ रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के टैक्स कम करने को लेकर सरकार पर एक बड़ा दबाव बन सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक आर्थिक वॉर है। ईरान ने इसको डिफेंस वॉर के साथ साथ एक पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक वॉर में भी कन्वर्ट कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने से, या वहां पर जिस तरह से नेवी शिप्स पर अटैक किया गया। अब उसकी सिचुएशन ये कि अगर आपका क्रूड महंगा आता है, आपका तेल महंगा आता है, मतलब आपकी एनर्जी महंगी आती है। अगर आपकी एनर्जी महंगी आती है तो आपका हर इंडस्ट्री पर उसका असर आता है। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, आपका फॉरेन इनफ्लो कम हो जाता है, क्योंकि वहां से जो लोग हमारे को पैसा भेजते हैं
5 लाख करोड़ के आसपास हमको जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, वो आना बंद हो जाएगा। हमारे जो लोग वहां काम करते हैं, 1 करोड़ के आसपास लोग वहां जॉब्स करते हैं, वो जॉबलेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो इवैक्यूएट करके अपने देश में वापस आएंगे, उनके लिए फिर से रोजगार का इंतजाम करना होगा। तो एक्चुअली ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं चीजों पर पड़ेगा। मनन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 73 में जिस तरह से प्राइसेस डबल हुए थे, कहीं ना कहीं हम उस तरफ जा रहे हैं, पर इस बार वो सिचुएशन नहीं है मनन जी। इस बार देखिए 120 का पीक टच करने के बाद वापस 91 पर आया, वरना तो ये ऊपर जाता रहता। और मुझे लगता है कि खाली स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी सबने कहीं ना कहीं अपने किए हुए हैं, क्योंकि ये वॉर सडन नहीं हुआ है। ये वॉर की जो एक वो चिंगारी है वो बहुत टाइम से सुलग रही थी और सब देशों को इसका अंदाजा था कि ये कभी भी हो सकता है। जिस तरह से गाजा पर पहले हुआ तब से ईरान का चल रहा था। तो ये चलते चलते सबने अपने कहीं ना कहीं पाइपलाइंस और सब अरेंजमेंट किए हुए हैं। इंडिया की 55% जो गैस है वो वहां से आती है, उसी रूट से, जिस वजह से हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है। पेट्रोल और डीजल में अभी उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, गैसेस पे ज्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। आपका इवन मिनिस्टर्स ने कहा कि 80% हम सप्लाई दे पाएंगे इंडस्ट्रीज को। अब जब इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन कम होगा तो आउटफ्लो कम होगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जीडीपी पर आता है। सिर्फ इतनी सी बात पर 0.5% जीडीपी का हमारा जो है वो कम हो जाता है। और अगर आपने बात की कि $200 अगर ये प्राइस पर ऊपर जाता है तो उसका असर ये पड़ेगा कि कम से कम 14 से 15 लाख करोड़ हमारा जो एनर्जी का बिल है वो बढ़ जाता है, जो अफोर्ड करने की हालत है हम आज की तारीख में नहीं है। रशिया एक आपके पास रेस्क्यू है, लेकिन रशिया आज प्रीमियम पर पेट्रोल डिस्काउंट आपको ऑयल दे रहा है, डिस्काउंट पर नहीं दे रहा जब वो यूक्रेन के टाइम पे दे रहा था। और दूसरा, जिस तरह से यूएस ने हम पर पाबंदी लगाई हुई है, अगर उसको सच मान लिया जाए, मैं हालांकि एक सॉवरेन देश में रहता हूं, मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि अमेरिका हमको इजाजत देगा, हम कहां से डील करेंगे। लेकिन हम एक समाज में रहते हैं कि इकोनॉमी ग्लोबल एनवायरमेंट में है, तो एक दूसरे की बात जरूर सुनी जाती है कि कैसे डिस्कशंस किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर पड़ेगा, जीडीपी पर पड़ेगा, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कम से कम कोई पैनिकी सिचुएशन नहीं है, हमें किसी पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह विनोद जी, अभी हमारे पास जितना बैकअप है उससे अभी हम कितना लंबा आगे चल सकते हैं? देखिए, अभी हमारे पास 45 दिन का स्ट्रेट बैकअप है। उसके अलावा हम रशिया से खरीद रहे हैं, उसके अलावा हम बाकी देशों से भी गैस खरीदने के लिए उसके लिए डिस्कशंस अभी ऑन है। तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसके लिए घबरा जाए, क्योंकि 45 डेज तो स्ट्रेट है। और वो हम अपने जो अभी हमने रिजर्व को यूज करना शुरू नहीं किया है। अभी हम रशिया से और इधर से हमारे जो ऑयल्स की ट्रांजैक्शंस है वो अभी ऑन है, सब हमें सप्लाईज आ रही है, क्योंकि हम रशिया से पहले भी ऑयल ले रहे थे। ऐसा नहीं कि हमने अभी शुरू किया, हमने उसको बढ़ा दिया है। रिलायंस का भी डील हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इंडियन ऑयल कंपनीज का भी हुआ है। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की अभी कोई ऐसी पैनिकी सिचुएशन है। बिल्कुल अभी हमारे पास 45 से 50 दिन का स्टॉक बचा हुआ है और हम उस पर कंफर्टेबल हैं। ठीक है जी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि लग रहा है कि ये युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है। क्या ईरान के पास वाकई इतनी क्षमता है ड्रोन और मिसाइल को ध्यान में रखते हुए कि वो अमेरिका से लंबी लड़ाई लड़ सकता है? पिछले 47 साल में ईरान ने 4 बड़ी चीजें की, क्योंकि ईरान को पता था एक दिन जरूर आएगा जब उसके ऊपर यह युद्ध होगा अमेरिका और इजराइल की तरफ से। पहली चीज ईरान ने ये की कि ईरान को पता था उसके पास इतना पैसा है नहीं, आर्थिक प्रतिबंध इतने लगे, तो वो एक विशाल और आधुनिक वायुसेना नहीं खड़ी कर सकता है। तो उसने अपनी पूरा पैसा और ताकत लगाई हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स बनाने में, जिसमें वो बहुत सफल है। आज की दुनिया में सबसे अच्छी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स ईरान के पास है। दूसरा, इन्होंने ये किया कि इन्हें पता था कि क्योंकि जहां पे ये चीजें बनेगी वहां पे हमले होंगे, इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन बनाने के जितने कारखाने हैं सबको पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों के नीचे रखा, ताकि उन पे कोई सैनिक कार्रवाई का कोई फर्क ना पड़े। तीसरी चीज ईरान ने की पिछले 47 साल में, ईरान ने 5 डाउन सक्सेशन प्लान बनाया, यानी हर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और ओहदे के लिए। यानी अगर ईरान की सेना का मुखिया मरता है तो 5 डाउन तक ये तैयार होगा, उसके बाद कौन आएगा गद्दी पे, उसके बाद कौन आएगा, ऐसे करके 5 डाउन तक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा जब 28 फरवरी को सुबह 9:40 ईरान समय में इजराइल की टॉप लीडरशिप खामनी समेत मारे गए। 1 घंटे के अंदर ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया और आज तक थमा नहीं है। और चौथी बड़ी चीज जो ईरान ने 47 साल में की, अपनी सेना IRGC को
31 रीजनल ऑटोनोमस कमांड में बांट दिया। एक ऑटोनोमस कमांड तेहरान के लिए, राजधानी के लिए, बाकी 30 कमांड्स ईरान के हर 30 सूबे के लिए एक एक। इन एक क्लियर डायरेक्शन थे कि जिस दिन खून युद्ध होगा ये तेहरान से कोई आदेश का वेट नहीं करेंगे, या अपनी जंग अपने इलाके में लड़ते रहेंगे। और तभी हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से ये हर जगह से इन्होंने मोर्चे खोल रखे हैं ईरान है। बल्कि तरम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक ही देश है जो 10 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, वो है ईरान। तो जहां तक ईरान की बात है, ईरान पे ये आपत्ति कौन लेके आया? ये अमेरिका और इजराइल लेके आए। अगर ईरान कहता भी था कि मैं इजराइल को नष्ट कर दूंगा, क्या किसी देश को नष्ट करना पॉसिबल है? हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे, पाकिस्तान भी कहता है भारत को नष्ट कर देगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कारण हो सकता है? दूसरी चीज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति पसंद नहीं आया, 3 जनवरी को उसे अगवा कर लिया। ईरान से प्रॉब्लम थी, 28 फरवरी को उसकी टॉप लीडरशिप को मार दिया। अभी तीसरा नंबर किस देश का हो सकता है? किसी भी देश का हो सकता है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को उस देश के लीडर की शक्ल ना पसंद आए। डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई मैं उसका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मार दूंगा। कहने का मतलब है एक वर्ल्ड बेस्ड रूल ऑर्डर होता था। जो ईरान के अंदर हो रहा है वो ईरान की अंदरूनी समस्या थी। ईरान अगर अपने नागरिकों को छूट नहीं दे रहा, वो ईरान की अपनी अंदरूनी समस्या थी। क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा था कि वो हर चीज वहीं पे कराएगा जैसे वो चाहेगा? इसके पीछे 2 ही कारण थे, एक ईरान का विशाल तेल का भंडार और दूसरा ज्यूज और नेतन्याहू के दबाव में, क्योंकि एक्सट्रीम फाइल अभी जितना थोड़ा बहुत खुलासा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। और जब ये पूरी फाइलें खुलेंगी, बिल्कुल जयेश साहब, अमेरिका बिल्कुल फंस चुका है। बने रहिएगा आप सभी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के टैंकरों को हार्मोज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। ईरान ने भारत के टैंकरों को गुजरने की अनुमति दे दी है। भारत के झंडे वाले टैंकरों की आवाजाही अब जारी रहेगी, उसे नहीं रोका जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की थी। विदेश मंत्री ने बातचीत की है और विदेश मंत्री ने अब्बास अराक्ची से बातचीत की, और इसी बीच जो है बातचीत से समस्या का समाधान निकला है और ईरान की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हिंदुस्तान के टैंकरों को नहीं रोका जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की और विदेश मंत्री स्तर की बातचीत के बाद ईरान ने ये बड़ा कदम और बड़ा फैसला लिया है। विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अभी, और जाहिर है क्योंकि हिंदुस्तान की दोस्ती चाहे अमेरिका से हो, इजराइल से हो, ईरान से हो, हमारी बनती सबसे है। और शायद ईरान ने इसीलिए काफ़ी सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के टैंकरों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ घातक जरूर हो सकता है। रमन जी, आई थिंक आपने एक जलती हुई आग के ऊपर एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पानी की बूंद डाली है। अपने एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दी है जो हम अभी बात कर रहे थे, जिसके ऊपर, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो पूरी दुनिया के साथ अलग तरह के हैं और इसका बिल्कुल डायरेक्ट असर हमें देखने को हर बार मिलता है। और भारत ने जिस तरह से गेस्चर दिखाया था, उनका जो ईरानियन शिप को जिस तरह से अपने डॉक पर शेल्टर दिया, हालांकि अमेरिका उससे खुश नहीं था और इंडिया इस बात से, भारत इस बात से खुश नहीं था कि भारत से ईरान का जो शिप जा रहा था जिसको श्रीलंका में उस पर हिट किया गया, तो उसके बाद अगर ईरान ऐसा एक कदम उठाता है तो ये बहुत बड़ा कदम है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे, क्योंकि भारत का 88% ऑयल इंपोर्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी तरन्नुम जी यहां कहूंगा, भारत को भी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो इश्यूज है उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना होगा और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा। अपनी एनर्जी की डिपेंडेंस को पूरी दुनिया से कम करना होगा। हमारे पास सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी के और जो सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करना होगा ताकि हम उसको यूज करें। बिल्कुल विनोद जी, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया और सरकार भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और शायद सरकार को पता है कि उसका अगला कदम क्या होगा, इसीलिए लोगों से भी आगाह की जा रही है कि आप भाई बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। मनन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। आखिर अमेरिका और इजराइल चाहते क्या है? इजराइल का समझ में आता है, अमेरिका चाहता क्या है? रिजीम चेंज ईरान में या ईरान के सैन्य ताकत को कमजोर करना? और अब क्योंकि आज 13वां दिन है, क्या लग रहा है अमेरिका सफल हो पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर वॉर एम्स की बात करें, वॉर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो रिजीम चेंज एक तरीके का वॉर एम अमेरिका का था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का था।
पर इंटेंसिटी ऑफ वॉर ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो इजराइल की सबसे बड़ी जो डिमांड थी, सबसे बड़ा जो उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो है खोमेनी की सरकार को वहां से तेहरान से तख्ता पलट करना। एक छोटा या गौड़ तो नहीं बोलूंगा मैं, पर एक तरीके से सेकेंडरी एम जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का था, अगर हम उनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के रिलीजेस को देखें तो हम पाएंगे कि रिजीम चेंज उनका भी मुद्दा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि बिना बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे हुए एक तरीके से, खोमेनी को छोड़िए, वो तो एक एल्डरली व्यक्ति थे, पर वो जो ताकत है, जो मिलिट्री ताकत है ईरान की, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से क्लिनिकली क्षीण कर दी गई है, वीक कर दी गई है। पर रिजीम चेंज का ऑब्जेक्टिव जो था वो 5-10 दिन में जो करने का अमेरिका और इजराइल का, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि फेल हो गया है। और जिस तरीके का जो जेन जी का जो मूवमेंट है, जो कैंपस का जो मूवमेंट था, जो बाद में नॉन स्टूडेंट सिविलियंस में भी फैल गया, तो उनके अंदर इतनी ताकत, रिसोर्सेज और इस लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं है, या फिर शायद ऐसी एंगस्ट भी नहीं है खोमेनी सरकार के अगेंस्ट कि वहां पर तख्ता पलट अमेरिका या इजराइल अंदर से करा देते। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। मैं यही कहूंगा कि एक तरीके से ये युद्ध, मुझे लगता है जैसा कि ट्रंप ने भी बताया है, अमेरिका यहाँ से हट जाएगा 6-7 दिन में या 10 दिन में, और इजराइल को अकेला शायद लड़ना पड़े। पर जो ब्लेम जाता है तबाही के लिए, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे जाता है, क्योंकि अगर वो कोई युद्ध शुरू करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और रीइंस्टेटमेंट का फेज किए बिना अमेरिका वहां से बाहर क्यों चला जाता है? क्योंकि इराक भी सक्सेस स्टोरी है, पर इराक एक सक्सेस स्टोरी है जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ही भले ही किया गया हो, पर युद्ध के बाद सद्दाम हुसैन के टॉपल करने के बाद अमेरिका ने जिम्मेदारी ली, और फायदा तो हर राष्ट्र करता है, ये तो राष्ट्र नीति है, नेशनल इंटरेस्ट है। पर वैसा ही सफाई, वैसी ही क्लेंजिंग क्या अमेरिका और इजराइल ईरान में कर पाएंगे, जो मुझे अभी मुश्किल दिख पड़ता है, मैं ये कहूँगा। ठीक है जी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि ये युद्ध जो है, चाहे वो हम आसमान से बात कर ले और ज़मीनी सतह पर भी बात कर ले, फिलहाल अभी ग्राउंड ऑन बूट तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन समुद्र से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ युद्ध की वो भयंकर तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन क्या इस बीच खतरा साइबर अटैक को लेकर भी है? देखिए तनन जी, साइबर अटैक तो आधुनिक वॉरफेयर का एक अभिन्न अंग है। आज लड़ाइयां 6 डोमेन में लड़ी जाती हैं: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तो डेफिनेटली सारे डायमेंशंस का अपने अपने उनका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी सुबेरे खोमेनी और ईरान की टॉप लीडरशिप को मारा, तो उन्होंने माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने इस बीच बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ईरान युद्ध में जीत का दावा किया, हमने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान में हमले के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पूरे तरीके से नेस्तनाबूद ईरान को कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है, और आपको बताते चलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ईरान में हमला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जी साहब, मैं आपके पास से आऊंगी, प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। दूसरी तरफ इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान में अब कुछ भी नहीं बचा है और ये युद्ध खत्म हो चुका, और भाई ये युद्ध तो हम जीत चुके हैं। रतन जी, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को इतनी क्षति ईरान पहुंचा रहा था पिछले 13 दिन से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ना कभी तो ये झूठा बयान देना था। तो चलो, उन्होंने अपने खुशी के लिए, अपने मंत्रियों की खुशी के लिए तो ये बयान दे दिया, लेकिन दुनिया बेवकूफ नहीं है, अमेरिकी नागरिक बेवकूफ नहीं है। पूरी दुनिया अमेरिकी नागरिक जान चुके हैं इस युद्ध में असल विजेता कौन है। पिछले साल भी जो 12 दिन का ईरान इजराइल का युद्ध हुआ था, ईरान विजय होकर निकला था। ईरान ने इजरायली राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। नेतन्याहू को भाग के जाना पड़ा था ट्रंप के पास, और फिर ट्रंप ने पाखंड से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, जिसमें ईरान का एक मच्छर तक नहीं मरा था। इस बार तो पिछली बार तो अमेरिका इस युद्ध में आया नहीं था, एक मिडनाइट हैमर को छोड़ के। इस बार अमेरिका आया, और जिस तरह से क्षति ईरान ने पहुंचाई है, अमेरिकी नागरिक की जो अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन गिर के सिर्फ 21% रह गई। बल्कि हमें याद होगा 5 नवंबर 2024 को जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते थे,
58% अमरीकी नागरिक ने उनके लिए मतदान किया था। अब ये अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 21% ही रह गई है। तो पूरी दुनिया, हर अच्छा, अमरीकी जैसा आप एक नागरिक, चीज और समझना चाहेंगे कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जीत हुई है? क्या उन्होंने सच में ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है, या फिर दबाव के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है? तरन जी, बिल्कुल अमेरिका की कोई जीत नहीं हुई है, इजराइल की कोई जीत नहीं हुई है। हाँ, उनके जो 2 सैनिक लक्ष्य थे युद्ध से पहले, पहला सैनिक लक्ष्य था खामेनी और टॉप लीडरशिप को मारना, वो उन्होंने बिल्कुल सफल तरीके से उसी दिन उनको विजय मिल गई 28 फरवरी को। लेकिन दूसरा जो उनका बड़ा सैनिक लक्ष्य था, रेजिम चेंज करना, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो सैनिक नहीं भेजेंगे ईरान की धरती पे, पूरे सैनिक इतिहास में, मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसा कोई एक इंस्टेंस नहीं है जहां पे वायुसेना की वजह से रेजिम चेंज हुआ हो। तरन जी, पहली बार वायुसेना किसी युद्ध में इस्तेमाल हुई थी पहले विश्व युद्ध में। अभी 100 साल से ज्यादा हो रखे हैं जब से वायुसेना पूरी दुनिया में आ गई है, लेकिन एक केस नहीं है जब वायुसेना ने ही सिर्फ सत्ता परिवर्तन किसी देश में किया हो। जहां तक ये ट्रंप के दावे की बात है, जैसे मैंने कहा, वो अपनी खुशी के लिए, क्योंकि वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इस लड़ाई के ऊपर किताबें, लेख लिखे जाएंगे खत्म होने के बाद, एक चीज साफ सामने आएगी कि अगर इस युद्ध में कोई जीता तो वो ईरान था। बिल्कुल। विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब फिलहाल पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। क्या लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाले समय में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए तरन्नुम जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो 0.5% का इंपैक्ट हम पर दे सकता है। अगर ये इस तरह से बढ़ते हैं जो हमने डिस्कस किया, जिसको $200 की हमने बात की पर बैरल, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसे हालात नहीं दिख रहे, क्योंकि जब ये पीक से नीचे आया तो वो एक मैसेज था कि अब ये सिचुएशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्रोल में आ गई है। और अभी अभी जो आपने खबर दी कि इंडिया फ्लैग्स के जो शिप्स है वो वहां से क्रॉस करेंगे, तो जब हमारा ऑयल वहां से आएगा, ठीक है, वहां की रिफाइनरीज को जरूर इंपैक्ट हुआ है, वहां भी तो अटैक हुए हैं, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, उसकी वजह से हमारी जो लेबर वहां काम कर रही है वो अपने घर में पैसा नहीं भेज पाएंगी। ये मुद्दा खाली वॉर का नहीं है, ये मुद्दा, मैंने आपसे कहा, ये आर्थिक जंग है। आजकल लड़ाइयां आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जाती हैं, किस देश को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए कि वो खत्म हो जाता है। आपके पास एग्जाम्पल है बांग्लादेश, आपके पास एग्जाम्पल है नेपाल, कुछ नहीं किया गया और वहां पर सब कुछ बदल दिया गया। तो ये सब जब आप देखते हैं तो उसके साथ जो ये जो अलग वॉर है, जो वॉर का एक तरीका है, ईरान ने स्ट्रेट कहा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करूंगा। बंद करने का मकसद ही यही था कि पूरे मिडिल ईस्ट जो है वो एक तरह से जल उठेगा, पूरा मिडिल ईस्ट त्राही त्राही करेगा, और जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है, तो उस पर असर आना था। तो उसको देखते हुए ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जब अब आप रशिया जो है आपसे प्रीमियम ले रहा है, $12 से $13 पर बैरल ऊपर माल बेच रहा है आपको, तो सिमिलरली ब्रेंट के ऊपर $91 तो ब्रेंट का प्राइस है, उसके ऊपर जाकर के हम सेल कर रहे हैं। तो ये अगर ब्रेंट का प्राइस ऊपर बढ़ता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। लेकिन मुद्दा खाली करंट अकाउंट डेफिसिट है ही नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ हमारे पास फॉरेन इनफ्लो रिड्यूस होता है, एफआईआई मार्केट से पैसा निकालती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज, अभी देखिए आज भी मार्केट सुबह गिरी, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ये जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने युद्ध जीत लिया है, वो ट्रंप साहब और अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट ऐसे कि मार्केट तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि अभी हमारे ही पैनल पर आप देखिए कि जीएस साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध ईरान में जीतेगा, जब भी जीतेगा। अगर हम इसकी बात करते तो मार्केट हमेशा लोअर साइड को, नेगेटिव साइड को हमेशा लेती है, क्योंकि रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। मैं अपने पैसे का रिस्क तब लूंगा जब मुझे पूरी श्योरिटी होती, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल मुझे सिक्योर करना जरूरी है। अगर इसके अंदर 1% भी सच्चाई है कि ईरान जीतेगा, तो मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर डुबोने के लिए नहीं डालूंगा। लेकिन अगर मुझे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये लड़ाई इस तरह से खत्म होगी और ये इंपैक्ट उसका जीडीपी पर ये आएगा इस तरह से, हालांकि कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जीडीपी के नंबर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई देश नहीं कर सकता है, क्योंकि वॉर कितने दिन चलेगी, किस कॉस्ट पर चलेगी, कैसे चलेगी। लेकिन अगर आप इसको आगे देखते हैं तो भारत के लिए ये वॉर के बाद भी जो है आपके पास, लेकिन विनोद जी एक चीज बिल्कुल साफ है कि डॉलर की मांग इससे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेंट का सीधा असर, क्योंकि हमको ऑयल खरीदना है, हमें ऑयल खरीदना है, जब हमारी ये डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है,
आज भी आप देखिए डॉलर ऑल टाइम हाई है, 92.38 कल का रेट था, ऑल टाइम हाई, क्योंकि डॉलर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑयल की सारी परचेजिंग डॉलर के थ्रू है, आप दूसरी किसी करेंसी से बाय नहीं कर सकते। जब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारा इनफ्लो कम हो रहा है, 5 लाख करोड़ अगर हमें गल्फ कंट्री से जो आता है वो हमारे को कम हो जाता है, तो डॉलर की डिमांड और बढ़ जाएगी। हमारे पास डॉलर है नहीं, तो हमें मार्केट से लेना पड़ेगा, मार्केट से आप लेंगे तो और महंगा होगा। तो डॉलर बिल्कुल दबाव में है, रुपी पूरी तरह से दबाव में है, जिसकी वजह से डॉलर जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। और उसका, मैंने कहा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, एक आइटम का दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का तीसरे पर है। ये खाली गैस प्राइसेस नहीं, आप देखिए 53 रुपए का गैस 96 रुपीज कल हुआ हैदराबाद, ऑलमोस्ट 40 रुपीज का जंप ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका जो असर है वो दिखेगा। लेकिन ये जो आपने खबर दी, बहुत अच्छी ब्रेकिंग न्यूज दी कि इंडिया फ्लैग्ड जो शिप्स है वो क्रॉस करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, तो ये मुझे लगता है बहुत, बिल्कुल विनोद जी, और ये बहुत राहत की खबर भी है। और मनन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि अब ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना जा चुका, मुस्तफा अली खामनी को सत्ता सौंप दिया गया है। मिडल ईस्ट में क्या लगता है किस तरह से सियासी समीकरण आने वाले समय में बदलेगा, क्योंकि इस वक्त मुस्तफा खामनी को एक घायल शेर की तरह देखा जा रहा है? देखिए, मैं कहूंगा युद्ध होता है तो वहां पर तो ये सब काम होते ही हैं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कोई नियम नहीं होता, जैसा बॉक्सिंग में होता है कि आप है ना अंडर द बेल्ट हिट नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम एक प्रैक्टिकल युद्ध में, यथार्थवादी युद्ध में हमारे सोडी साहब ज्यादा बता पाएंगे। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं होता, वहां पर तो करो या मरो की नीति होती है, और वो भी सब कुछ बड़ा डेस्परेट होता है। पर मैं यह कहूंगा कि जहां तक ईरान की जीत और हार की बात है, अगर हम एक आंकड़े को देखें तो हम पाएंगे कि कुछ हजार रियाल $1 को खरीद पाते थे। तो अगर हम इकोनॉमिक वॉर को भी देखें तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर और विक्ट्री और बैलेंस ऑफ टेरर, क्योंकि ईरान एक आक्रांता राष्ट्र है, तो बैलेंस ऑफ टेरर किस तरीके से अमेरिका के फेवर में था। मतलब उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से रुइन हो गई है। रशिया जितना पावरफुल है नहीं ईरान, कि वो और कंट्रीज के साथ वैसे कोएलिशन नहीं है, वैसी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसी व्लादिमीर पुतिन साहब की है। तो मुझे लगता है जहां तक आप मिडिल ईस्ट के समीकरणों की बात करेंगी, मुझे लगता है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है बिन बुलाए एनिमीज को खड़ा करके। उन्हें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए था कि वो बहरीन पे बॉम्बार्डमेंट करते, अपने ड्रोन और मिसाइल्स दुबई एयरपोर्ट तक पहुंचाते, बुर्ज खलीफा के पास भी गिराया गया, और बाकी कई जगह जहां पर भी अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर उन्होंने अटैक किया और नुकसान भी पहुंचाया अमेरिकन बेसिस को, सामरिक भी और मानवीय भी। तो मुझे लगता है कि ये जो एनिमिटी है, ये जो दुश्मनी है, ये अब, लेकिन मनन जी एक बात बताइए, ईरान के पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? जब इजराइल और अमेरिका संयुक्त रूप से ईरान पर एक के बाद एक अटैक करेंगे तो जाहिर है कि जवाब में वो भी हमला करेगा ही। नहीं, वो हमला करेंगे, पर जहां तक आपने इक्वेशन की जो बात की है, तो वो इक्वेशन ईरान की अगर हम फेवर में भी बात करें तो ईरान को एक तरीके से सराउंडेड हो गया है एनिमी से, दुश्मनों से, एंटागोनिस्ट से। और ये काम पहले नहीं किया था, क्योंकि एक तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होने की जो राइवलरी है वो 3 राष्ट्रों में है, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान। तो ये भी इनके आपसी मनमुटाव का कारण है। और ऐसी बात नहीं है, ईरान और पाकिस्तान के संबंध भी इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि बलूचिस्तान को लेकर और अन्य कारणों को लेकर पाकिस्तान और ईरान की सेनाओं में भी झड़पें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है ईरान को इजराइल पे और अमेरिका के ऊपर ही करना चाहिए था। मैं आपकी बात, आप मेरी बात मेरे ऊपर पलट सकते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर ईरान अब दुश्मनों से घिर गया है। क्योंकि अगर हम न्यूज को देखें, करंट अफेयर्स को देखें, तो हम पाएंगे कि कुवैत ने भी, जो भी उनकी सेनाएं हैं, जितनी भी छोटी या मतलब डिपेंडेंट सेनाएं अमेरिका पर, या इराक की सेनाएं भी मूव की गई हैं पिछले 4-5 दिनों में, जो ईरान के लिए घातक हो सकता है। और जहां तक ईरान की बात है तो हम 1980s के ईरान इराक वॉर में जाएंगे, जो 80 से 88 तक चला। तो ईरान की क्या कैपेसिटी रही है कि वो एक तरीके से अनसिविलाइजेशनल होर्ड, मतलब भीड़ तंत्र, जैसे 62 के वार में चीन की लहरें के लहरें आती थी सोल्जर्स की,
वैसे ही ईरान की भी लहरें की लहरें आती थी, पर उनका दुश्मन उस समय सद्दाम हुसैन था और इजराइल नहीं। तो मुझे लगता है कि जो डोमिनेशन है अमेरिका का वो कायम रहेगा, पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपने अमेरिका के बड़े नैरो नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर थोड़ी फिलेंथ्रोपी दिखानी चाहिए, जो कि अमेरिका की विदेश नीति का, उनकी कूटनीति का और उनके राष्ट्रीय हित का मेन घटक है। मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है जीएस साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या आपको भी लगता है वाकई ईरान अपने दुश्मनों से घिर चुका है, अब ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बिल्कुल घिरा हुआ है ईरान? तरन जी, जब भी ये मिडिल ईस्ट का युद्ध खत्म होगा, ईरान और ताकतवर बन के उभरेगा और अमेरिका का जो दबदबाव था मिडिल ईस्ट में वो बहुत घट जाएगा, क्योंकि ईरान के आसपास के जितने ये छोटे मोटे अरब देश हैं वो एक चीज अच्छी तरह जान चुके हैं कि ईरान के ताकत के सामने वो टिक नहीं सकते। अमेरिका ने जो दशकों से उनका बेवकूफ बनाया, उनसे अरबों डॉलर लिए, सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात की, वो सारा एक झांसा था, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका भी नहीं टिक पाया। तो डेफिनेटली जब ये युद्ध खत्म होगा, जितने दिन में भी हो, ईरान ऐसी पोजीशन पे आके खड़ा होगा कि मिडिल ईस्ट के जितने ये छोटे मोटे अरब देश हैं, इन्हें ईरान के साथ दोस्ती ही रखनी होगी। और अभी भी अगर हम देखें तरन की आज युद्ध का 13वां दिन है, मिडिल ईस्ट के किसी देश ने ईरान के अगेंस्ट कोई एक स्ट्रॉन्ग बयान नहीं दिया है। मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं हम जानते हैं हम पे क्यों हमले हो रहे हैं, अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के देशों में भी ईरान के तरफ कोई ज्यादा आक्रोश नहीं है। और जैसे मैंने कहा, जब युद्ध खत्म होगा, ईरान मिडिल ईस्ट में इतना शक्तिशाली होकर निकलेगा। और ये एक और दिक्कत होगी इसके बाद, और वो दिक्कत होगी इजराइल के लिए। जो हमें लग रहा था कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता और अमेरिका का आदमी वहां आके बैठ जाता तो टू स्टेट सोल्यूशन का तो खात्मा था, उसे तो कब्र में दफनाया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये युद्ध खत्म होने के बाद ईरान साहब, यानी कि एक चीज बिल्कुल साफ है, अमेरिका और इजराइल जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया है। जीएस साहब, अब आने वाले समय में आप IRGC की भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, IRGC की भूमिका तो और स्ट्रांग होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि IRGC को 31 रीजनल प्रोविंशियल कमांड्स में बांटा गया था और हर कमांडर को पूरी छूट है अपनी सैनिक कार्रवाई करने की, जो अच्छी तरह से कर भी रहे हैं। तो IRGC का तो ऑलरेडी कंट्रोल था, और इस युद्ध के बाद जब ईरान जीत कर निकलेगा तो IRGC का जो पकड़ होगी पूरे ईरान के ऊपर वो और घातक हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। और जो भी हमने पिछले 47 साल में प्रदर्शन देखे, 8 बड़े प्रदर्शन देखे, अब ईरान में कोई ऐसा मेजर प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि ईरान के नागरिक भी अब जान चुके हैं कि अगर उन्हें कोई बचा रहा है अमेरिका और इजराइल से तो सिर्फ ईरान की सेना है, IRGC। ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि देख रहे हैं हम हालात किस तरीके से बने हुए हैं। हालांकि इस बीच इंडिया के लिए चैलेंजेस शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। FII की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां से FII की बात करें तो FII ने अपना 31,000 करोड़ रुपए निकाला, लेकिन उसके साथ साथ DII ने पैसा डाला। और जहां तक आप FII की बात करते हैं तो FII तो देखिए पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम आपस में बात करें तो आने वाले वक्त में हम भारत की भूमिका को आज से आने वाले अगले 10 साल में कहां देखते हैं? हम भारत को 2047 की विकसित उसके अंदर देखते हैं, तो हर एक को पैसा हमारे यहाँ लगाना होगा अगर आपको पैसा बनाना है। तो इसमें मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। FIIs तो आते जाते रहते हैं, वो बिल्कुल उनका, वो तो हमने पहले कहा ना, क्योंकि इस वक्त डॉलर पर रुपये पर दबाव, रुपये पर जब दबाव होता है तो वो पैसा इससे निकालते, क्योंकि उनके जो पैसा है वो डीवैल्यू हो जाता है। अगर मैंने $10 लाख इन्वेस्ट किया था 88 के रेट पर, आज मैं अगर वापस $10 लाख निकालता हूं तो मुझे उतने डॉलर नहीं मिलते 92 के अंदर। तो प्रैक्टिकली मुझे अपने डॉलर्स को सेव करना, मुझे अपने पैसे को सेव करना, मेरी कैपिटल को सिक्योर करना है। तो जिस तरह से डॉलर वॉलेटाइल है और डॉलर ऊपर जा रहा है, तो FIIs उसको वॉच कर रहे हैं। तो 31,000 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया इसी महीने में, तो ये अच्छा खासा नंबर है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और सरकार इस पर पूरा ध्यान रखे हुए है पूरी तरह से। जहां तक डॉलर की बात है, 725 बिलियन का हम लोग रिजर्व है हमारे पास फॉरेक्स का, जो कभी नहीं रहा, जो बिल्कुल एक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है। जहां कहीं जरूरत होती है RBI उसको इंटरवीन करके डॉलर को भी मैनेज कर रहा है।
तो एफआईआई तो वापस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा, जैसे आपने एक ब्रेकिंग न्यूज अच्छी दी, उसके बाद ऑयल प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा। एक अच्छी न्यूज आने की देर है, एफआईआई आपको यही इन्वेस्ट करेंगे और ये स्टॉक मार्केट कहीं और होगा। तो ये बिल्कुल इस टाइम ऐसा कोई कारण नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को किसी तरह से इंपैक्ट कर सके। हाँ, अच्छे के बहुत सारे कारण हैं, आपके पैसे के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, और एफआईआई का जाना और आना, मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, क्योंकि उनका एक अपना तरीका है बिजनेस करने का। वो पूरी दुनिया में पैसा इधर इंडिया से निकालते हैं, किसी और कंट्री में डालते हैं, 2-2 दिन के लिए भी करते हैं। तो ये उनका एक काम करने का तरीका है, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन डीआईआईज ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने जिस तरह से देखिए स्टॉक मार्केट को संभाला हुआ है, जितनी वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं उतनी तो वॉर तो छोड़िए, रूटीन में भी हमारे यहाँ उससे ज्यादा होती है। इससे ज्यादा कहीं हमारे यहाँ वॉलेटिलिटी पिछले दिनों में हमें देखने को मिली कुछ और कारणों से। तो ये बहुत बड़ा वॉर के बावजूद भी। अच्छा विनोद जी, ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, क्या उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, मैं वॉरेन बफे साहब को फॉलो करता हूं कि जब दुनिया बेच रही हो तब आप खरीदिए, और जब दुनिया खरीद रही हो तो आप बेच दीजिए। तो सवाल ये कि इस वक्त दुनिया स्टॉक मार्केट डाउन है, डाउन में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, इस पे कुछ गलत नहीं है। अच्छे स्टॉक्स चूज कीजिए, अच्छे सेक्टर्स चूज कीजिए, ऐसे ही वक्त किसी के टिप्स पर मत जाइए। आने वाला वक्त बिल्कुल विनोद जी, बेस्ट सेक्टर्स भी बता दीजिए। देखिए, 10 सेक्टर्स की आप बात करें तो डिफेंस सेक्टर तो अभी भी बूम कर रहा है आपके सामने। कंस्ट्रक्शन आने वाले वक्त में है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सब सेक्टर्स है जो बहुत अच्छे, हमारे बैंकिंग है जो बहुत अच्छे चलने वाले हैं। कोई मुझे कारण दिखाई नहीं देता। और ऑयल इंडस्ट्री अभी जरूर इम्पैक्ट में है, आईटी भी आने वाले वक्त में वापस आएगा, क्योंकि एआई का जो इम्पैक्ट है उसके अंदर नाउ एआई असिस्टेड हो गया, पहले एआई वर्सेस आईटी हो गया था। अब कहीं ना कहीं बिना एआई के ना आप काम कर सकते हैं, ना आप बैक कर सकता हूं, एक छोटे स्केल में भी। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आ गया है, तो हम उसको असिस्टेंस का फायदा ले रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में जाइए, बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और कोई, मैं किसी पैनिक मोड में नहीं जाना चाह रहा हूं, किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज कम देखिए, उस पर मत फॉलो कीजिए। अपना जो कानून जी का स्टेटमेंट सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज अच्छी देती है, उसको अंदाजा लगाइए। ठीक, विनोद जी और जेएस साहब और मनन साहब, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो लगातार युद्ध जो है वो अपने विध्वंसक रूप में है, हर एक दिन हालात यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं और हर एक मुल्क के लिए इस वक्त चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।